बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निर्ममता से हमला किया और आपने भी खूब मुकाबला किया। पार्टी टूटी मगर बची भी रही। तब सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी विचारधारा की जमीन दिल्ली में क्यों नहीं तैयार कर सकी? क्या यह बड़ी बात नहीं कि इतने हमलों के बाद इस पार्टी को अब तक मिट जाना चाहिए था, लेकिन यह पार्टी टिकी रही। हारने के बाद भी दिल्ली में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है। हमारा सवाल दूसरा है। हमारा सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के वोटर को केवल हिंदू वोटर समझकर गलत किया, केवल बीजेपी का वोटर समझकर गलत किया? ज्यादातर वोटर तो कहीं भी हिंदू ही हैं। मेरा मतलब बीजेपी के हिंदुत्व का वोटर समझने से है। क्या केजरीवाल यह नहीं देख पाए कि दिल्ली में उन्हें वो लोग वोट करते हैं जो बीजेपी को हराना चाहते हैं? केजरीवाल को लगा कि दिल्ली का वोटर राजनीतिक मिजाज में एक ही है। दिन को वह बीजेपी को वोट करता है, दोपहर में आपको। लेकिन बीजेपी ने कभी इस तरह से नहीं देखा और स्वीकार नहीं किया। आपको राजनीति के मैदान में कभी चैन की सांस बीजेपी ने नहीं लेने दी और नतीजा यह हुआ कि लड़ते लड़ते केजरीवाल भी वही करने लगे जो बीजेपी करती थी। उनकी भाषा भी बदल गई और उनके राजनीतिक कार्यक्रम भी। तीर्थ यात्रा कराने लगे, आरती करने लगे, बजरंगबली को आराध्य बनाया। पिछले चुनाव में यहां तक कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड कराएंगे, हनुमान चालीसा कराएंगे। अब यह कितना हुआ मैं नहीं जानता। राम मंदिर उद्घाटन के समय उन्होंने कहा हर विधानसभा में सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे और किया भी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मतदाताओं को यहीं तक समझा और दिल्ली के मतदाता के सामने वह अपने झंडे में एक अलग रंग के झंडे में लपेटकर उन्हीं मुद्दों को पेश करती हुई नजर आई जिसके सबसे बड़े मार्केटिंग मैनेजर नरेंद्र मोदी हैं। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के वोटर के सामने कभी यह साफ नहीं हुआ कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में क्या अंतर है। कांग्रेस ने भी 2014 के बाद से भारत की राजनीति को इसी तरह से समझा था। राहुल गांधी भी केदारनाथ मंदिर जाते हैं, लोकसभा में भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर अभय मुद्रा की बात करते हैं, लेकिन उनका यह रूप पहले के उस रूप से काफी अलग है जब वे 2014 के बाद मंदिरों के दर्शन करने जाने लगे थे और चक्कर लगा रहे थे। बीजेपी हमला करने लगी कि अंतिम समय में धार्मिक हो रहे हैं, हिंदू हो रहे हैं। राहुल ने इस बात को समझ लिया और अपना तरीका बदल लिया। केजरीवाल इस क्षेत्र में आक्रामक रहे, लेकिन धुंध का लाभ अगर मिलता है तो धुंध का नुकसान भी होता है। आम आदमी पार्टी ने कभी इन सवालों पर अपनी सफाई नहीं दी। कई बार राजनीतिक दल भ्रम को बने रहने देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को लगा होगा उसके नेताओं पर इतना हमला हुआ, जेल गए, उसकी सरकार के अधिकार छीन लिए गए, क्या यह काफी नहीं है? जनता समझ जाएगी कि वह आरएसएस या बीजेपी की बी टीम नहीं है। अगस्त 2022 की एक बात है, विपक्ष के नेता जेल जा रहे थे और इसी बीच मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी होती है। तब राजद नेता मनोज झा ने एक बयान दिया और कहा कि मैं सीबीआई ईडी को लेकर जो बात आपसे हमेशा से कहता रहा हूं कि इन संस्थाओं ने अपना चरित्र खो दिया है, इनकी दिशा तय होती है और ये हम सब जानते हैं कि कहां से होती है, क्यों होती है और उसके निहितार्थ क्या हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आम आदमी पार्टी को भी यह तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर छापे पड़ते हों तब आप भी बोलना सीखें। आज तो हम बोल रहे हैं आपके लिए, लेकिन जब दूसरों पर होता है तब आप चुप्पी साध लेते हैं। तो इस तरह से एकांगी सोच से किसी को कुछ नहीं हासिल होगा। हम सबको एक संदेश देना है कि पॉलिटिकल बैटल पॉलिटिकली लड़ना चाहिए। मनोज झा की बात को आम आदमी पार्टी ने कैसे समझा वही जानती होगी, लेकिन लंबे समय तक भ्रम की स्थिति के कारण ही मनोज झा ने यह बयान दिया होगा। राहुल गांधी ने अपनी तरफ से इसकी प्रतिबद्धता दिखाई। जिस रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन चला और कांग्रेस की सरकार दिल्ली ही नहीं पूरे देश से उखड़ गई, उसी रामलीला मैदान में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन की रैली होती है लोकसभा चुनाव के समय और राहुल गांधी उसमें जाते हैं। उस मंच पर 2 कुर्सियां खाली छोड़ी गईं, एक केजरीवाल के लिए,
एक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। उस वक्त दोनों नेता जेल में थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने भी हमेशा बोला और मोदी सरकार पर हमला किया। क्या केजरीवाल ऐसा कर रहे थे? इसका जवाब देने का अब समय नहीं, उसके लिए मुझे अलग से रिसर्च करना होगा। किसी भी पार्टी की तरह आम आदमी पार्टी का पूरा अधिकार बनता है कि वह अपना राजनीतिक विस्तार करे, लेकिन इस विस्तार की प्रक्रिया में वह किसे फायदा पहुंचाती है, किसे नुकसान, उसे देखने का काम वोटर का है और राजनीतिक चर्चाकारों का। इंडिया गठबंधन के टूटने की बात कही जा रही है, लेकिन इस गठबंधन के दो बड़े दल के हित जिस तरह से टकरा रहे थे, क्या संभव था कि दोस्ती रहती? 2013 में जब केजरीवाल ने पहली बार कांग्रेस को हराया, तब भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार को समर्थन दिया था। उसके बाद दिल्ली ही नहीं बल्कि कई राज्यों में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा और नुकसान पहुंचाया। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल NIT न्यूज 247। जी हाँ, आज फिर हाजिर हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो की अभी शुरुआत है, जिसमें देश के वरिष्ठ पत्रकार बहुत ही गंभीर विषय पर जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं, लेकर आए हैं। आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में छोड़कर न जाएं और स्किप कर न देखें। साथ ही इस वीडियो को अपने चित परिचितों और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आम आदमी पार्टी को लेकर कहा जाने लगा कि कांग्रेस को हराने दूसरे राज्यों में जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, मगर इस बार आपने अपनी तरफ से 70 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। जाहिर है गठबंधन की गुंजाइश नहीं बची थी। इंडिया गठबंधन को केवल दलों के गठबंधन के रूप में नहीं देखना चाहिए। इस गठबंधन के मूल में, बुनियाद में एक सवाल है, विचारधारा का सवाल, और वह सवाल RSS और बीजेपी से बिल्कुल अलग है। अगर आप इस गठबंधन को विचारधारा की नजर से नहीं देखते हैं, विचारधारा में स्पष्टता की नजर से नहीं देखते हैं, तब फिर आप इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से नहीं देखते हैं। कई बार नेता काम की राजनीति के नाम पर विचारधारा से बचने की कोशिश करते हैं, हर दल के नेता करते हैं, लेकिन क्या केजरीवाल दिल्ली में विचारधारा की अलग जमीन बनाते तो और बात होती। राजनीतिक विचारक इस प्रश्न पर सोचेंगे और मुझसे बेहतर जवाब देंगे, लेकिन यह सवाल है कि क्या केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठीक से समझा? उसे दिल्ली का वोटर समझते तो क्या अलग नतीजे होते? कहना मुश्किल है। यह सही है कि दिल्ली में बीजेपी का आधार काफी मजबूत रहा है, तब भी बीजेपी 3 बार शीला दीक्षित से नहीं जीत पाई। अगर दिल्ली में बीजेपी का आधार इतना बड़ा था, तब बीजेपी शीला दीक्षित को क्यों नहीं हरा सकी? किसी के पास इसका जवाब नहीं। 2015 में क्यों नहीं हरा सकी आम आदमी पार्टी को बीजेपी, जिस कांग्रेस को एक नई बनी पार्टी ने पहले ही चुनाव में आसानी से एक झटके में हरा दिया था। इस बार केजरीवाल उतने स्मार्ट नजर नहीं आए। जिस तरह लोकसभा के समय जेल से आते ही उन्होंने योगी और मोदी के बारे में बयान देकर सनसनी फैला दी, जिसे काउंटर करने के लिए बीजेपी को आगे आना पड़ा कि नरेंद्र मोदी ही 2024 के बाद प्रधानमंत्री रहेंगे, उनके हटने का कोई सवाल नहीं। इस बार केजरीवाल कई तरह की चूक करने लगे। मफलर मैन की तरह वापसी करने वाले केजरीवाल गफलत में फंस गए। यमुना नदी में जहर मिलाने के उनके फालतू बयान को लेकर बीजेपी ले उड़ी। बीजेपी को गुंडा पार्टी कहना और गाली गलौज पार्टी कहना काम नहीं आया। दूसरी तरफ बीजेपी 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर रही थी। महिलाओं के खाते में आपके 2100 रुपए के बदले 2500 रुपए देने की बात कर रही थी। बीजेपी ने किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया, लेकिन तब भी बीजेपी दिल्ली जीत गई। दिल्ली की जनता एक नए राजनीतिक प्रयोग को मौका देना चाहती थी। 10 साल दिया भी। दिल्ली की जनता ने MCD में आम आदमी पार्टी को भी मौका दिया, लेकिन दिल्ली की साफ सफाई की स्थिति बेहतर नहीं हुई। दिल्ली में काम एक मुद्दा बन गया और केजरीवाल यह नहीं समझा पाए कि दिल्ली की यह हालत क्यों हुई। दिल्ली की सरकार के अधिकार लिए गए, उपराज्यपाल के सहारे दिल्ली की सरकार चलाई गई, MCD में रोक टोक की गई, सरकार काम ना कर सके उसके लिए मुख्यमंत्री और मंत्री को जेल में डाला गया। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू ने
शहादरा में प्रचार किया। तेलुगु भाषी नेता शहादरा में क्यों गए थे? क्या आपने इसे नहीं समझा? बुराड़ी में जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता बिहार से आकर प्रचार कर रहे थे। ये और बात है कि बुराड़ी से संजीव झा चुनाव जीत गए आम आदमी पार्टी के। रणनीति और तकनीकी में बीजेपी को हर बार चौंका देने वाली आम आदमी पार्टी बीजेपी से इस बार क्यों पिछड़ गई, इस पर पार्टी ही विचार करेगी। केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत थी नैतिकता, उनकी ईमानदारी। उनके जेल जाने से जितना उनकी छवि को नुकसान नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा शीश महल के अभियान से हो गया। हर मुख्यमंत्री का घर ऐसा ही होता होगा। क्या पता दिल्ली में ही कई केंद्रीय मंत्रियों के घर इससे भी भव्य होते होंगे। लेकिन बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ मुद्दा बनाने में सफल हो गई। बीजेपी ने उनकी सादगी और ईमानदारी की छवि को संदेह के दायरे में ला दिया। संसद के भाषण में भी प्रधानमंत्री शीश महल को लेकर भाषण देते रहे। दिल्ली में बीजेपी की जीत बहुत बड़ी है, लेकिन कांग्रेस को यह नहीं समझना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की हार से उसकी राह दिल्ली में आसान होने वाली है। भारत की राजनीति का यह दौर एक दो चुनावों से नहीं बदलने वाला। आम आदमी पार्टी को यह समझना चाहिए कि उसकी हार कांग्रेस के कारण है, तब भी उसे बताना चाहिए कि कांग्रेस को फिर क्या करना चाहिए था। जहां कांग्रेस चुनाव लड़ती है, क्या वहां आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए था? आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उतने मार्जिन से हारे हैं जितने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट मिले हैं। लेकिन इस तरह से तो गुजरात, हरियाणा या कहीं भी आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस के उम्मीदवारों को हारता हुआ दिखाया जा सकता है। हार और जीत को आप इन्हीं सब बातों तक सीमित नहीं रख सकते। इन सब के बीच में उन नेताओं के बारे में सोचिए जो पैदा होते हैं कांग्रेस में, चले जाते हैं आम आदमी पार्टी में, वहां से निकलकर चले जाते हैं बीजेपी में। वो राजनीति को कितना बेहतर समझते होंगे, इतना बेहतर समझते होंगे, कहते होंगे कि इन विद्वानों को विश्लेषण करने दो, विचारधारा क्या है, मुद्दा क्या है, संविधान क्या है। अपना मतलब इससे है कि समय पर पार्टी बदलते रहो, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से विधायक बनते रहो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो बने रहें अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल के साथ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सकें, मिस ना हो। आपको हमारे किसी वीडियो से कोई शिकायत है या अपना सुझाव देना चाहते हैं तो मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखें। हम और हमारी टीम जल्द ही उस पर अमल करेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।